नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी डीके में। और आज हम देखने वाले हैं यहाँ पर 23 जुलाई को सेकंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ है लेवल 2 के लिए, और उसी लेवल में उसी शिफ्ट में जो लेवल 2 के क्वेश्चन पेपर हैं उनके सॉल्यूशन को लेकर के हम आए हैं। और यहाँ पर हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं मैथ्स और साइंस वाले पार्ट का। तो यहाँ पर मैथ्स और साइंस का 60 क्वेश्चन, क्या इनके उत्तर रहेंगे, वो सब कुछ इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पेपर का जो कोड है वो आपको बताना चाहता हूँ। पेपर का कोड यहाँ पर ए होगा, और ए वाला क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन बुकलेट है वो यदि आपके पास थी, आपका था, तो आप उससे बिल्कुल मिलान कर सकते हैं। और यदि अदरवाइज आपका कोड दूसरा था तो आप क्वेश्चन को देख करके उनका उत्तर समझ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम मैथ्स और साइंस दोनों के क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं। तो मैथ्स के क्वेश्चन जो हैं वो यदि हम सॉल्व करेंगे तो उनके लिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, तो उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो सॉल्यूशन का अलग दे देंगे। यहाँ पर आप सिर्फ अपना उत्तर जो है वो मिलान कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें 91 वाला है। इसमें दिया है x⁴ माइनस x माइनस वाई का होल पावर 4 है। इसका गुणनखंड पूछा है, तो यहाँ पर पूछा है इसके लिए गुणनखंड, और इसके लिए गुणनखंड जो होगा वो पहला विकल्प ए जो होगा वो इसमें उत्तर हो जाएगा। जहाँ पर दे रखा है y 2x माइनस वाई ब्रैकेट में, और ब्रैकेट के अंदर ही 2x² माइनस 2xy प्लस y²। तो ऑप्शन ए होगा इसके लिए गुणनखंड। यहाँ पर आगे देखें तो अगला क्वेश्चन आता है। यहाँ पर दो संख्याओं का योग 22 है और उनके वर्गों का योग 404 है, तो उन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। देखिए, दो ऐसी संख्याएं लेना है और इसको हम सॉल्व करेंगे। थोड़ी सी हमें समय अवधि ज़्यादा लगेगी, तो चलिए सीधे उत्तर को टिक करते हैं। सॉल्यूशन के लिए अलग से सेपरेट वीडियो हम देख लेंगे। तो यहाँ पर इसके लिए सही उत्तर जो होगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 40। जी हाँ, उनके वर्गों का योग 404 है, तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा 40। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आता है। यहाँ पर वह न्यूनतम संख्या जिससे 1800 को गुणा करने पर एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाए के अंकों का योग पूछा है। तो देखिए, यहाँ पर वो जो संख्या है जिससे न्यूनतम संख्या जिससे हम 1800 को गुणा करते हैं तो इससे हमें पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाए, तो वहाँ पर संख्या रहेगी 15, और 15 के अंक को योग देखते हैं तो वो हो जाता है यहाँ पर 6। तो इसके लिए सही उत्तर जो होगा वो इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, जो कि होगा इसमें 6। आगे देखें, अगला क्वेश्चन आता है। यहाँ पर कोई धन साधारण ब्याज की एक विशेष दर पर 1/4 वर्ष में अपने का 41/40 हो जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है। तो यहाँ पर ब्याज की जो वार्षिक दर रहेगी वो इसमें निकल के आ जाएगी 10%। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो इसके लिए यहाँ पर सही होगा। आगे देखिए, 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष पर 2000 रुपये कितने वर्ष में 2420 हो जाएंगे। तो ये यहाँ पर देखिए कितने वर्ष का पूछा है, तो ये 2 वर्ष में हो जाएंगे। एक वर्ष में इसका 2000 का जो ब्याज होगा वो 200 रुपये होगा, और दूसरे वर्ष का ब्याज जो होगा वो 220 रुपये होगा। तो इस प्रकार से जब हम चक्रवृद्धि ब्याज की बात करते हैं तो मूलधन में ब्याज को जोड़ करके हम ये निकालते जाते हैं। तो चाहे तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 2 वर्ष में ये ब्याज जो है या पैसा जो है मूलधन हमारा है 2420 रुपये हो जाएगा। तो पहला विकल्प जो होगा वो इसके लिए यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आता है। यदि 6 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 6 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो कितने प्रतिशत हानि होगी। तो यहाँ पर इसके लिए जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 14 सही 2/7% की। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आता है। एक थैले में 20 रुपये, 10 रुपये और 5 रुपये के नोट का अनुपात 3:4:5 है। यदि थैले में कुल धन 1000 रुपये है तो यहाँ पर 5 रुपये के नोटों की संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर 5 रुपये के नोटों की जो संख्या होगी वो इसमें निकल के आ जाएगी ऑप्शन डी 40। यहाँ पर इसकी संख्या रहेगी। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखें। तो किसी भिन्न के अंश और हर का योग जो है 55 है, और भिन्न का मान जो है 3/8 है, तो भिन्न यहाँ पर होगी। तो भिन्न यहाँ पर क्या होगी। तो देखिए, यहाँ पर भिन्न के अंश और हर का यदि हम योग करके देखें तो दोनों का योग हमारा 55 होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखें, और भिन्न का जो मान है वो 3/8 भी होना चाहिए। तो भिन्न यहाँ पर कौन सी है। तो देखिए, यहाँ पर यदि हम अंश और हर का योग देखें तो यहाँ पर ऑप्शन ए में हो रहा है, पर उसका 3 बटा मान जो है भिन्न का वो इसमें नहीं है।
और तो यहाँ पर हमारा उत्तर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिसमें दिया है इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न आता है, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है तो संगत कोणों का प्रत्येक युग्म होता है। तो संगत कोणों का प्रत्येक युग्म, जैसे कि ये हमारी एक रेखा है और समांतर रेखा, इनको तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो संगत कोण जो होते हैं इनका युग्म जो होगा वो इन्हें किस प्रकार से प्रभावित यहाँ पर करेगा। तो यहाँ पर ये हो जाते हैं बराबर। ऑप्शन सी जो होगा वो इसमें सही उत्तर रहेगा। आगे देखिए, समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा जो होती है कहलाती है। तो समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा जो होती है उसे हम कहते हैं कर्ण। काफ़ी सरल सरल प्रश्न जो थे वो पूछे गए थे। आगे देखिए, यहाँ पर अगला प्रश्न, एक दिए गए चित्र पी एस समांतर जो है क्यू आर की, और यहाँ पर कोण क्यू पी एस का मान हमसे पूछा है। तो कोण क्यू पी एस का मान मतलब कि यहाँ वाले कोण का मान जो है वो इसमें पूछा गया है। तो इसका जो मान होगा वो यहाँ पर रहेगा, इसमें निकल करके जो आएगा वो रहेगा 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो इसमें यहाँ पर उत्तर होगा। चलिए आगे देखें, अगला प्रश्न आता है, पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग होता है। तो पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग जो होता है वो होता है 540 n-2 इंटू 180 डिग्रीज। तो यहाँ पर हो जाता है 540, इसके लिए सही उत्तर। अगला प्रश्न है, यहाँ पर एक वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, पी बिंदु कोई बिंदु है जहाँ पर जो केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, और पी से वृत्त पर खींची गई जो स्पर्श रेखा है उसकी लंबाई यहाँ पर पूछी है। तो उसके लिए लंबाई का जो मान होगा वो यहाँ पर निकल करके आ जाएगा 8 सेंटीमीटर, और सी विकल्प होगा इसके लिए यहाँ पर सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखें। तो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज में जिसकी भुजाएं 15 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर एक दूसरे के लंबवत हो तो इसका परिमाप कितना होगा। तो देखिए, एक समकोण त्रिभुज है और इसकी जो भुजाएं दे रखी हैं, एक भुजाएं 15 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, और जो एक दूसरे के लंबवत है तो इसका परिमाप कितना होगा। तो इसका परिमाप जो है वो यहाँ पर निकल करके आ जाता है 40। इसका परिमाप जो है वो निकल करके आ जाएगा। आगे देखें, अगला प्रश्न है, यहाँ पर 1 2 3 4 स्थान n समांतर संख्याओं का समांतर माध्य होगा। तो इनका जो समांतर माध्य होगा वो यहाँ पर निकल करके आ जाएगा ऑप्शन बी n+1/2। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, किसी वर्ग की ऊपरी सीमा तथा निम्न सीमा का अंतर क्या कहलाता है। तो इसे हम वर्ग की माप कहते हैं, जो उच्च सीमा और निम्न सीमा के रूप में रहती है वर्ग की माप। चलिए ऑप्शन सी होगा यहाँ पर उत्तर। 107वां प्रश्न है, यहाँ पर मूल बिंदु के निर्देशांक हैं तो ये हो जाते हैं 0,0। यहाँ पर ऑप्शन डी इसके लिए सही उत्तर होगा। यदि एक पासा एक बार उछाला जाता है तो 6 से बड़ी अंक संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए, पासा जो होता है उसमें केवल 6 ही अंक होते हैं, तो यहाँ पर 6 से बड़ी अंक आने की कोई भी प्रायिकता नहीं है, मतलब ये एक असंभव प्रायिकता, और असंभव प्रायिकता के लिए जो मान होता है वो होता है 0, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसके लिए यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कथन में से गणित की प्रकृति से जो संबंधित नहीं है उसे हमें देखना है। तो यहाँ पर हम देखें तो ऑप्शन सी जो है वो कह रहा है कि गणित का ज्ञान तार्किक नहीं होता है। तो बिल्कुल गणित का ज्ञान जो होता है वो तार्किक ही होता है, यानी कि गणित की जो प्रकृति होती है वो तार्किक ही रहती है। तो ये यहाँ पर गणित की प्रकृति से संबंधित नहीं होगा। यहाँ पर आगे देखिए, गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया, यह कथन किसका है। तो ये कथन देने वाले जो है वो हैं यहाँ पर गैलीलियो, और इनका ये कथन था ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही होगा। नेपोलियन के अनुसार गणित की उन्नति तथा वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है, और यह कथन गणित के किस मूल्य से संबंधित होगा। अनुशासनात्मक, सामाजिक या सौंदर्यात्मक या अंतर्राष्ट्रीय। तो सामाजिक मूल्य से संबंधित ये यहाँ पर रहेगा। ऑप्शन नंबर 20 के लिए उत्तर होगा। गणित सारसंग्रह नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो यहाँ पर महावीराचार्य हैं, महावीराचार्य। ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही उत्तर होगा। गणित सार संग्रह पुस्तक के लेखक। किस विधि में हम विशिष्ट से सामान्य की ओर जाते हैं और गणित के सूत्रों की रचना करते हैं। तो यहाँ पर जो विधि रहेगी वो इसमें रहेगी आगमन विधि, ऑप्शन नंबर सी जो होगी, जिसमें हम विशिष्ट से सामान्य की ओर चलते हैं। गणित निम्नलिखित में से किसका ज्ञान चित्रकला में सर्वाधिक होगा। तो यहाँ पर रेखा गणित का जो ज्ञान होगा वो चित्रकला में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक रहेगा। ऑप्शन नंबर ए इसमें यहाँ पर इसके लिए उत्तर होगा। आगे देखें तो अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मूल्यांकन की प्रविधि नहीं है। साक्षात्कार प्रश्नावली तैयारी चेकलिस्ट। तो तैयारी जो है वो यहाँ पर मूल्यांकन की एक प्रविधि इसमें नहीं रहेगी। चलिए
मूल्यांकन की प्रक्रिया संबंधित होती है, तो मूल्यांकन की प्रक्रिया जो संबंधित होती है, शिक्षण उद्देश्य, मूल्यांकन प्रविधि, अधिगम अनुभव या फिर इन सभी से, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बिल्कुल इन सभी से ये संबंधित यहाँ पर रहेगी। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न आता है, निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है? तो देखिए, निदानात्मक परीक्षण जो होता है वहाँ पर विषय विशेष में उपलब्धि कमी का पता लगाना, साथ ही साथ ये सभी अन्य विकल्प भी इसमें शामिल हो जाते हैं, जैसे अध्ययन पद्धतियों का दिशा निर्देश करना, कठिनाई के स्तर पर छात्रों का वर्गीकरण करना और कमी का पता लगाना। मुख्य रूप से कमी का पता लगाने के लिए ये किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी डी होगा इसके लिए उत्तर। आगे देखिए, किस विधि में कुछ नया प्राप्त करने के लिए विभिन्न कथनों या भागों के संयोजन की प्रक्रिया के सिद्धांत की पालना होती है? तो यहाँ पर संश्लेषण विधि होगी, जिसमें संयोजन प्रक्रिया के सिद्धांतों की पालना होती है। ऑप्शन नंबर डी इसमें होगा उत्तर। अगला प्रश्न यहाँ पर दे रखा है हमें, करणी के अंदर 3 और इसके ऊपर घात दे रखी है 5 गुणित 9 का वर्ग और इसी के साथ में बराबर 3 घात x के रूप में और 3 रूट 3। तो यहाँ पर x का मान पूछा है, तो x का मान यहाँ पर इसमें जो निकल करके आएगा वो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5। आगे देखिए, अगला प्रश्न आता है, यदि x माइनस 1/x बराबर 8 हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा? तो यहाँ पर इसके लिए जो मान निकल के आ जाता है वो आ जाता है यहाँ पर 66। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो इसके लिए ठीक होगा। तो दोस्तों, ये थे गणित वाले भाग के कुछ आंसर और यहाँ पर आपने आंसर मिला लिए होंगे। अब हम बढ़ते हैं साइंस के क्वेश्चन की ओर और यहाँ पर अब देखेंगे साइंस के क्वेश्चन और इनके क्या उत्तर हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन दिया है, दिए गए चित्र में x का मान क्या है? तो देखिए, ये आपतन कोण है, ये परावर्तन कोण है। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो यहाँ पर आपतन कोण का मान ही परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो यहाँ पर सही उत्तर इसमें आ जाएगा 30 डिग्री। 30 डिग्री इसके लिए बिल्कुल सही होगा। और आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न आता है, किसी ध्वनि स्रोत से की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो 2 सेकंड में कंपनों की संख्या क्या होगी? तो देखिए, आवृत्ति का मतलब ही क्या होता है, 1 सेकंड में जो भी चक्र होते हैं उनकी संख्या। तो 1 सेकंड यानी कि प्रति सेकंड में गुजरने वाले चक्रों की संख्या को हम आवृत्ति कहते हैं। तो ध्वनि स्रोत है, उससे 50 हर्ट्ज उसकी आवृत्ति, यानी कि 1 सेकंड में 50 चक्र उससे गुजर रहे हैं ध्वनि स्रोत से। तो यहाँ पर 2 सेकंड में कितने कंपन हो जाएंगे? तो 2 सेकंड के अंदर कंपनों की संख्या हो जाती है 100। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो यहाँ पर सही उत्तर इसके लिए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एलईडी प्रकाश उत्सर्जित करता है। तो एलईडी बल्ब जो होते हैं वो किस प्रकार के प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं? तो ये हरा, पीला, केवल लाल, तो ये सभी प्रकार की रंगों को उत्सर्जित करते हैं। ऑप्शन नंबर डी होगा इसके लिए यहाँ पर सही उत्तर। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सौर परिवार का सदस्य नहीं है? तो वैसे तो हम देखें तो क्षुद्र ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, ये सभी जो हैं ये सौर परिवार के सदस्य हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है उल्काएं, वो इससे संबंधित नहीं होगा, सौर परिवार के सदस्य में शामिल नहीं होगा, परंतु ये है आकाशीय ही घटना यहाँ पर। आगे देखिए, प्रयोगशाला विधि के सिद्धांत पर आधारित है। तो देखिए, प्रयोगशाला विधि नाम से स्पष्ट है, प्रयोगशाला में हम क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं, और जब प्रयोग करते हैं तो उसका मतलब हो जाता है करके सीखना। तो ये विधि जो है ये करके सीखने पर आधारित होती है। निम्नलिखित में से संश्लेषित रेशा कौन सा है? संश्लेषित का मतलब है जो प्राकृतिक रूप से प्राप्त नहीं होता है, जिसे कृत्रिम रूप से बनाया गया हो, तो वो यहाँ पर हो जाता है इसमें नायलॉन। आगे देखिए, पोटेशियम का तत्व प्रतीक क्या है? तो पोटेशियम का तत्व प्रतीक के रूप में होगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर के जो होगा ये पोटेशियम का तत्व प्रतीक होगा। आगे है एल्यूमिनियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र। तो एल्यूमिनियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र यहाँ पर दे रखा है AlNO3 और थ्राइज के रूप में। तो यहाँ पर AlNO3 थ्राइज, ये ऑप्शन नंबर बी होगा इसके लिए यहाँ पर सही उत्तर। आगे अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण निष्पादन विधि के द्वारा पृथक किया जा सकता है? तो यहाँ पर मिश्रण जो रहेगा अन्न के कण तथा भूसे का जो मिश्रण होता है इसे निष्पादन विधि के द्वारा पृथक किया जा सकता है। और निम्नलिखित में से संश्लेषित सूचक की बात करें तो संश्लेषित सूचक के रूप में यहाँ पर फेनाफ्थलीन जो रहेगा ये संश्लेषित सूचक हैं। लिटमस, हल्दी और गुड़हल की पंखुड़ियाँ, ये सभी जो हैं ये प्राकृतिक सूचक के अंतर्गत आते हैं। फेनाफ्थलीन यहाँ पर कृत्रिम संश्लेषित सूचक। हरित गृह गैसों का युग्म है। तो हरित गृह गैस यानी कि ग्रीन हाउस गैसों का युग्म, जिसमें यहाँ पर हर विकल्प में एक एक गैस का नाम तो दिया है, पर
बी विकल्प ऐसा है जिसमें दोनों ही ग्रीन हाउस गैसों का युग्म दिया, मतलब जोड़े के रूप में हमें गैसों को देखना था, तो बी विकल्प इसमें उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से दृश्य श्रव्य साधन कौन सा है? तो यहाँ पर देखें दूरदर्शन जो है वो दृश्य श्रव्य साधन के रूप में यहाँ पर रहेगा। लेग्यूमिनेसी पौधों की जड़ों में कौन सा जीवाणु सजीवी रूप में पाया जाता है? तो देखिए राइजोबियम जो होता है ये पाया जाता है, और ये क्या करता है नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट में परिवर्तित करता है, पौधों को देता है। आगे हम देखें निम्नलिखित में से कौन सा भोज्य पदार्थ तने का रूपांतरण होगा? तो यहाँ पर आलू जो है वो यहाँ पर तने का एक रूपांतरण है, बाकी अन्य सभी जो है वो जड़ों के रूपांतरण के रूप में शामिल हैं। निम्नलिखित में से एक सरल ऊतक है, तो यहाँ पर सरल ऊतक कौन सा होगा? जाइलम फ्लोएम स्क्लेरन कायमा, इनमें से कोई नहीं, तो सी विकल्प स्क्लेरन कायमा जो है ये एक सरल ऊतक का प्रकार यहाँ पर रहेगा, ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषक नहीं है? तो यहाँ पर हमें देखना वायु प्रदूषक नहीं है, जिससे प्रदूषण नहीं फैलता, वो हो जाता है यहाँ पर ऑक्सीजन, जो कि एक वायु प्रदूषक नहीं है। पवित्र उपवन जो है ये पाए जाते हैं, ये कहाँ पर पाए जाते हैं? तो देखिए पवित्र उपवन जो होते हैं ये पाए जाते हैं मेघालय, राजस्थान, महाराष्ट्र, तो इन सभी में ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर इसके लिए सही उत्तर, इन सभी में। आगे हम देखें तो कौन से जीवाणु मानव में प्लूरेसी रोग उत्पन्न करते हैं? तो यहाँ पर माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो होता है ये मनुष्य में फुफ्फुस रोग जो होता है ये उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न आता है यहाँ पर मानव त्वचा की तेली ग्रंथियाँ कौन से प्रकार की होती है? तो ये प्रकार की होती है एक्राइन प्रकार की, ऑप्शन डी होगा यहाँ पर इसके लिए सही उत्तर। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रोग जो होता है वो होता है इसमें रतौंधी रोग। और आगे देखें कोशिका चक्र की कौन सी प्रावस्था में हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण होता है? तो यहाँ पर अवस्था एस होती है जहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण इसमें किया जाता है। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो ये शुरुआत वास्तविक में जो तो हुई थी ये तो हुई थी 1952 में, पर 1952 यहाँ विकल्प में दिया नहीं है, तो हमारा उत्तर बन जाता है यहाँ पर 1951 के रूप में। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन प्रसवता में सहायक होता है? तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स जो होता है ये प्रसवता में सहायक हार्मोन्स होता है। अगला प्रश्न था निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ की फसल का उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पर मटर जो है ये खरीफ की फसल का उदाहरण नहीं है, रबी की फसल का उदाहरण है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी होगा इसमें उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सी एक वैज्ञानिक शिक्षण विधि नहीं है? तो कहानी विधि जो है वो एक वैज्ञानिक शिक्षण विधि इसमें नहीं रहेगी। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो देखिए मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य जो होता है वो होता है सीखने की कमी का निदान है, उसका उपचार करना, ऑप्शन डी होगा यहाँ पर सही उत्तर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से सहायक सामग्री श्रव्य दृश्य उपकरण में सम्मिलित नहीं है? तो देखिए श्रव्य और दृश्य दोनों ही वो होना चाहिए, तो यहाँ पर चित्र विस्तारक जो है, चित्र विस्तारक का नाम ही पता है, चित्र का विस्तार करने वाला, चित्र को बड़ा करके दिखाने वाला, तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा, ये यहाँ पर श्रव्य साधन रहेगा। आगे देखिए बलों का सही घटता हुआ क्रम यहाँ पर हमें देखना है, तो बलों का सही जो घटता हुआ क्रम रहेगा वो यहाँ पर क्या रहेगा? तो देखिए बलों का सही जो घटता हुआ क्रम रहेगा वो यहाँ पर रहेगा स्थैतिक, सर्पी और लोटनिक। ऑप्शन डी जो होगा वो यहाँ पर इसके लिए हमारा सही उत्तर होगा, स्थैतिक, सर्पी और लोटनिक। चलिए अगला प्रश्न आता है एक वस्तु आर्त त्रिज्या के वृत्त पर गतिमान है और जब यह अर्धवृत्त को पूरा करती है तो इसके द्वारा तय की गई दूरी का विस्थापन क्या होगा? तो देखिए इसके द्वारा तय की गई दूरी का विस्थापन क्या होगा? तो यहाँ पर हो जाता है पाई आर और 2r, यानी कि हमसे इसके द्वारा तय की गई दूरी और साथ ही इसका विस्थापन, तो इसका विस्थापन होगा 2r और इसके द्वारा तय की गई दूरी होगी पाई आर। एक लकड़ी की एक चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबोया जाता है, इसका दूसरा सिरा जो होगा वो कैसा होगा? तो देखिए यहाँ पर लकड़ी की एक चम्मच है और उसको आइसक्रीम के प्याले में डुबाया जाएगा, तो निश्चित रूप से उसका दूसरा सिरा जो है वो ठंडा नहीं होगा, क्योंकि वो किसी प्रकार से ऊष्मा का चालन नहीं करती है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर उत्तर। तो इस प्रकार से हमारे मैथ्स और साइंस के जो पार्ट हैं वो दोनों यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। और आपको यहाँ पर दोनों पार्ट से कितने कितने नंबर प्राप्त हुए हैं तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्द ही एक और नए किसी वीडियो के साथ। धन्यवाद।